रेशमी हवेली के पीछे की दीवार कूदकर छुपते छिपाते यामिनी के कमरे की तरफ गई। यामिनी गहरी नींद में सोई हुई थी। यामिनी के कमरे में दो खिड़कियां थी। रेशमी ने पहले तो हल्का सा धक्का देकर दोनों खिड़कियों को खोला और फिर कमरे के अंदर की तरफ लगे हुए पर्दों में धीरे से आग लगा दी। पर्दों में आग लगाते ही रेशमी जैसे आई थी वैसे ही उल्टे पांव वहां से भाग गई। धीरे धीरे पर्दों में लगी आग बढ़ने लगी थी। पर्दों के पास पड़े दूसरे कपड़े भी अब उस आग की लपटों की चपेट में आने लगे थे। देखते ही देखते कमरे में चारों तरफ आग अपने पांव पसार चुकी थी। अभी तक तो यामिनी गहरी नींद में थी, लेकिन जैसे जैसे आग की गर्मी कमरे में बढ़ने लगी, यामिनी की नींद खुल गई। जैसे ही यामिनी की आंख खुली और उसने इस तरह अपने आसपास जलती हुई आग को देखा, यामिनी की चीख निकल गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आग आग, बचाओ बचाओ भैया, राघव कोई है। आग अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। यहाँ तक कि बिस्तर के आसपास भी आग लग चुकी थी। ये सब देखकर यामिनी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तब तक यामिनी की चीख सुनकर कमरे के बाहर राघव, योगेंद्र और हवेली में काम करने वाले बाकी लोग भी पहुंच चुके थे। पर यामिनी के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे और बाहर से दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खटखटाते हुए योगेंद्र ने आवाज लगाकर कहा, यामिनी क्या हुआ, दरवाजा खोलो। पर यामिनी के बिस्तर के आसपास भी आग लग चुकी थी, इसीलिए उठकर नहीं जा पा रही थी। उसने आवाज लगाकर कहा, चारों तरफ आग ही आग है भैया, मैं नहीं खोल सकती दरवाजा। ये सुनकर बाहर खड़े सब लोग डर गए। योगेंद्र ने डर कर कहा, अब क्या करें? राघव ने बिना कुछ सोचे जवाब देते हुए कहा, करे क्या मतलब, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा मामा जी। कहकर राघव अपने पैर जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा। पर ये बात अंदर यामिनी भी जानती थी और बाहर खड़े सब लोग भी, कि हवेली का इतना भारी भरकम दरवाजा तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। राघव के पैरों की मार से दरवाजे पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। ये देख योगेंद्र ने राघव से कहा, ये दरवाजा तोड़ना इतना आसान नहीं है राघव, कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी भी दरवाजे पर अपने पैर से मारते हुए राघव ने जवाब दिया, सोचने का समय नहीं है मामा जी, जो भी करना है जल्दी करना होगा। दरवाजे पर कुछ असर नहीं होता देख यामिनी भी समझ गई कि कैसे भी करके उसे ही दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा। उसने अपने आसपास देखा तो एक कंबल दिखाई दिया। उसने वो कंबल उठाया और अपने सामने दिख रही आग पर डाल दिया। कुछ पल के लिए उतने हिस्से की आग बुझ गई। मौका देखकर यामिनी वहां से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि यामिनी दरवाजे तक पहुंचती, दरवाजे के पास पड़ी मेज जिसके ऊपर लालटेन रखी हुई थी, उस मेज में आग लग गई। जैसे ही मेज में आग लगी, लालटेन भी गिर पड़ा। लालटेन के गिरते ही उसके अंदर के केरोसिन के तेल की एक धार बहने लगी जो सीधा दरवाजे तक जा रही थी। जैसे ही यामिनी दरवाजे तक पहुंचकर दरवाजे को खोलने को हुई, उस तेल की धार में आग लग गई और भग करके पूरा दरवाजा जलने लगा। यामिनी की चीख निकल गई और वो दरवाजे को खोलने को हुई, उस तेल की धार में आग लग गई और भग करके पूरा दरवाजा जलने लगा। यामिनी की चीख निकल गई और वो दूर जाकर गिरी। इस तरह यामिनी की चीख सुनकर बाहर खड़े लोग और ज्यादा डर गए। योगेंद्र ने आवाज लगाकर पूछा, क्या हुआ यामिनी, तुम ठीक तो हो? यामिनी ने भी रोते हुए चिल्लाकर जवाब दिया, दरवाजे में भी आग लग गई भैया। ये सुनकर राघव ने योगेंद्र से कहा, मामा जी दरवाजे में आग लग गई है, अब दरवाजा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। सब लोग मिलकर एक साथ धक्का देते हैं, आसानी से टूट जाएगा दरवाजा। अब तक तो योगेंद्र भी समझ गया था कि राघव ठीक कह रहा है। दरवाजा तोड़ने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था। राघव ने
आवाज लगाकर कहा, चाची आप दरवाजे से दूर हो जाइए। यामिनी पहले ही दरवाजे से काफी दूर थी, लेकिन अब आग की लपटें उसके शरीर पर भी आ रही थी, जिसकी वजह से यामिनी को अब और ज्यादा डर लगने लगा था। उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसकी साड़ी अब आग की लपटों की चपेट में ना आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। बाहर राघव, योगेंद्र और हवेली में काम करने वाले एक दो और आदमी सब मिलकर दरवाजे पर धक्का देने लगे। दरवाजे की चर-चर की आवाज से साफ पता लग रहा था कि दरवाजा अब कमजोर हो चुका था। जोर का धक्का दिया और देखते ही देखते दरवाजे के दोनों कपाट खुल गए। अंदर अब चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। सबसे पहले एक मोटे कंबल से ढककर यामिनी को बाहर निकाला गया। उसके बाद हवेली में काम करने वाले सभी लोग आग बुझाने में लग गए। यामिनी, राघव और योगेंद्र तीनों अब राघव के कमरे में थे। आग की लपटों की वजह से झुलसा हुआ यामिनी का शरीर अब भी जल रहा था, जिसकी वजह से उसने अभी भी कंबल ओढ़ा हुआ था। यामिनी इस हादसे के बाद बहुत ज्यादा डर चुकी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद यामिनी ने योगेंद्र से कहा, भैया ये काम जरूर उस काले साए का है, अब वो हमारे पीछे लग गई है। इससे पहले कि यामिनी अपनी बात खत्म करती, राघव ने बीच में ही बात को काटते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं चाची? आग किसी दूसरी वजह से लग गई होगी। 3 दिन से वो काला साया बिल्कुल शांत है, मुझे लगता कहीं नहीं गया है, वो यही है। कहते कहते यामिनी बीच में ही रुक गई। राघव भी कुछ असमंजस में पड़ गया। उसने यामिनी से पूछा, चाची आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो काला साया यही है? यामिनी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और कहा, नहीं नहीं, ये आग उसी काले साए ने लगाई है, मुझे पूरा यकीन है। योगेंद्र ने बात को संभालते हुए कहा, यामिनी राघव बिल्कुल ठीक कह रहा है, लालटेन या मोमबत्ती से आग लग गई होगी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। यामिनी ने कुछ गुस्से में कहा, आप दोनों मेरी बात मानो या मत मानो, मुझे पूरा यकीन है कि ये आग उस काले साए ने ही लगाई है। मैं कल सुबह ही पत्थरबुझ बाबा के पास जाऊंगी और उन्हें इस गांव में लेकर आऊंगी। इस पर योगेंद्र ने यामिनी से कहा, मूर्ख मत बनो यामिनी, तुमने ही कहा था कि जब तक गांव में कोई हादसा नहीं हो जाता हम पत्थरबुझ बाबा को गांव में नहीं बुला सकते। तुम्हारे कमरे में लगी आग से कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आग उस काले साए ने लगाई है। यामिनी भी जानती थी कि योगेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहा है, और अगर एक बार गांव वालों ने पत्थरबुझ बाबा को गांव में आने से मना कर दिया तो फिर उन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर यामिनी बहुत ज्यादा चिंतित हो चुकी थी। अगली सुबह भी मायापुर में उम्मीद की किरण लेकर आई। आज भी सबको यही उम्मीद थी कि आज का दिन भी पिछले 3 दिनों की तरह शांति से गुजरे, गांव में किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो। काजल ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने आज भी घर घर जाकर लोगों को समझाना जारी रखा, लेकिन सब लोग यही कहकर काजल की बात टाल देते कि अगर ये सब चंद्रकला की वजह से नहीं हो रहा था तो फिर उसके जाने के बाद सब कुछ शांत कैसे हो गया? वो काला साया किसी की जान क्यों नहीं ले रहा? इस बात का काजल के पास कोई जवाब नहीं होता था और काजल चुपचाप वहाँ से चली जाती। काजल को ये सब करता देख अब मालती भी चिंतित होने लगी कि कहीं गांव वाले उसकी बातों में ना आ जाए और चंद्रकला को वापस इस गांव में ना बुला ले। मालती को काजल पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि सबसे पहले वो इस काजल को ही मारते, पर उसने टीले वाले बाबा का रुद्राक्ष पहना हुआ था, इसीलिए चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। पर मालती ने अब और ज्यादा इंतजार करना उचित नहीं समझा और वो अपने अगले शिकार की तलाश में लग गई। पर भले ही गांव वाले थोड़ा निश्चिंत जरूर हुए थे, पर डर अभी भी सबके जहन से निकला नहीं था। गर्भवती औरतें अभी भी अपने अपने घरों में कैद बैठी हुई थी, इसीलिए मालती के लिए अपना शिकार ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अंगुना की दुनिया में अंगुना जहां चंद्रकला के मायापुर छोड़ने से खुश थी,
वहीं पर मालती को इतने दिन से शांत देखकर अंगुना भी काफी चिंतित हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालती कोई शिकार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंगुना भी चाहती थी कि मालती जल्द से जल्द कम से कम 4 शिकार पूरे कर ले ताकि वो मालती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। पर मालती के इस तरह शांत होने का राज अंगुना समझ नहीं पा रही थी। इधर चंद्रकला पूरे जोरों शोरों से अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस अर्जित करने में लगी हुई थी, जिसके लिए वो दिन रात यज्ञ और तपस्या कर रही थी। साथ ही साथ टीले वाले बाबा कुछ नई विद्याएं भी चंद्रकला को सिखा रहे थे, लेकिन चंद्रकला अकेले वो विद्याएं नहीं सीख रही थी, बल्कि नीति भी चंद्रकला के साथ साथ उन यज्ञ में शामिल हो रही थी और घंटों तपस्या भी कर रही थी। कभी कभी तो नीति चंद्रकला से भी ज्यादा देर तक ध्यान में बैठी रहती थी, लेकिन नीति इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वो ये सब तपस्या, ध्यान, यज्ञ कौन सी शक्तियों को पाने के लिए कर रही है। वो तो बस अपनी मासूमियत लिए चंद्रकला के साथ बैठी रहती थी, जो उसे भी अब अच्छा लगने लगा था। लेकिन ये सब देख चंद्रकला थोड़ा चिंतित थी। जब नीति अपने ध्यान में बैठी हुई थी, चंद्रकला ने उसको देखकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए टीले वाले बाबा से कहा, बाबा, नीति अभी बच्ची है, ये सब विद्याएं सिखाना उसके लिए कितना उचित है। उसके पास पहले से इतनी शक्तियां हैं जिन्हें वो संभाल नहीं पाती है। ऐसे में नई शक्तियां सीखना उसके लिए ठीक होगा। टीले वाले बाबा ने चंद्रकला की चिंता दूर करते हुए कहा, चंद्रकला, मैं तो चाहता था कि नीति इन सब में शामिल हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके साथ हम जोर जबरदस्ती करें। लेकिन अब जब वो खुशी खुशी इन सब में शामिल हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पर चंद्रकला ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं बाबा। बाबा ने चंद्रकला को समझाते हुए कहा, देखो चंद्रकला, ये बात तुम भी जानती हो कि नीति के अंदर अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां हैं। पिछले कुछ समय से इसके ऊपर काली शक्तियां हावी होने लगी हैं, लेकिन इन सब यज्ञ में बैठने से इसके अंदर अच्छी शक्तियां बढ़ेंगी और अच्छी शक्तियां काली शक्तियों के ऊपर हावी होने लगेगी। ये सब सुनकर चंद्रकला की सारी चिंताएं खुशी में बदल गई और खुद भी नीति के साथ ध्यान में बैठ गई। इधर मायापुर में चौथा दिन भी शांति से गुजर जाने के बाद लोग अब काफी निश्चिंत हो चुके थे, लेकिन घर की औरतों के मन में अभी भी डर बैठा हुआ था। वो अपनी गर्भवती बहुओं को अभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। ऐसी ही आवाजें एक घर से सुनाई दे रही थी। घर के अंदर एक 27 साल का नौजवान सुभाष अपनी माँ से इसी बात पर बहस कर रहा था। माँ चिल्लाते हुए कह रही थी, मैंने कह दिया ना, बहू घर से बाहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुभाष ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, समझने की कोशिश करो। वैद्य जी की खुद की तबीयत खराब है, वो यहाँ नहीं आ सकते और पारुल को वैद्य जी को दिखाना बहुत जरूरी है। कल रात से उल्टियाँ हो रही है उसे। पर माँ सुभाष की एक बात समझने को तैयार नहीं थी। उसने सुभाष से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसी उल्टियाँ इस वक्त होती हैं। 2 वक्त नींबू और अजवाइन का पानी पिएगी, सब ठीक हो जाएगा। पर सुभाष भी अपनी जिद पर अड़ गया था। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं आपके ये घरेलू नुस्खों के चक्कर में पारुल की तबीयत और नहीं बिगाड़ सकता। पहले से ही बहुत कमजोर है वो। मैं वैद्य जी के पास लेकर जा रहा हूँ उसे। कहकर सुभाष अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अंदर पारुल बिस्तर पर लेटी हुई थी। पारुल को वैसे तो 6ठा महीना चल रहा था, लेकिन पारुल शरीर से बहुत कमजोर थी। उसका पेट देख के कोई नहीं कह सकता था कि उसको 6ठा महीना चल रहा होगा। इसीलिए जब कल रात से जब पारुल को उल्टियाँ होने लगी तो पारुल के शरीर में और कमजोरी आ गई। इस बात से चिंतित सुभाष ने जिद करी कि वो पारुल को लेकर वैद्य जी के पास जाएगा। पर सुभाष की माँ को डर था कि कहीं पारुल बाहर गई और उस काले साए ने उस पर हमला कर दिया तो। इसी डर से वो पारुल को बाहर नहीं भेजना चाहती थी। सुभाष के अंदर आते ही पारुल ने सुभाष से कहा, जब माँ जी मना कर रही है तो रहने दीजिए ना।
सुभाष ने चिढ़ते हुए कहा, अब तुम भी माँ की बातों में मत आओ। अगर ऐसे ही उल्टियाँ होती रही तो और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। अब उठो और चलो मेरे साथ। पारुल के पास अपने पति की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो उठी और सुभाष के साथ बाहर की तरफ जाने लगी। उन दोनों को बाहर जाते देख माँ ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, मत मानो मेरी बात। भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई तो फिर मुझे कुछ मत कहना। पर लाख कोशिशों के बाद भी सुभाष ने माँ की एक ना सुनी और दोनों घर के बाहर चले गए। अंदर सुभाष की माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई। घर के बाहर निकले तो वैद्य जी के घर जाने के लिए उन्हें कोई संसाधन नहीं मिला तो सुभाष ने कहा, चलो चौराहे तक पैदल चलते हैं। चौराहे पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दोनों पैदल ही चौराहे की तरफ बढ़ने लगे। इधर मालती भी अपने शिकार की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए सुभाष और पारुल की तरफ पड़ी। पारुल को देखते ही मालती की शैतानी आंखें चमकने लगी। बिना चंद्रकला के अब कौन बचाएगा पारुल को मालती के वार से? क्या इस हादसे के बाद मायापुर में आ जाएंगे पत्थर भुज बाबा?